हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम लास्ट क्लास अपना शुरू करेंगे एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन का। इसी के साथ समझिएगा ये आपके सेमेस्टर का लगभग लास्ट क्लास ये है ना। बहुत होगा तो देखेंगे तो 1-2 क्लास और आने वाले हैं, लेकिन वो एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन का नहीं होगा। देखेंगे तो लाएंगे, ठीक है। अभी हम पहले कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं कि ये लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन मान के चलिए कि अभी ये क्या है, लास्ट क्लास है आपके सेमेस्टर का, है ना। तो आज हम मैक्सिमम क्वेश्चन वर्बली करेंगे और उसका आंसर देंगे, है ना। जो क्वेश्चन वर्बली नहीं पूछने जाने वाले होंगे वहाँ हम उसको नोट करेंगे और आप आंसर दीजिएगा, क्योंकि आप टाइम कम बच गया है ना, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना ज़रूरी हो गया, ठीक है। फिर एक क्लास आएगा, जैसे आप देखे होंगे, जैसे आप क्या देखे होंगे कि स्टील का 8 क्लास चलने के बाद सबका क्या आया था, आपका सबका आया था एक कंबाइंड क्लास आया था 7.5 घंटा का, है ना। उसी तरह अभी तक जितने भी एस्टिमेट के क्लास चले हैं उन सारे के सारे का एक कंबाइंड क्लास आएगा। जिसको देखना होगा उसको देखिएगा, कंपल्सरी नहीं है कि उसको देखना ही है। जो ये सारे के सारे क्लास अच्छे देखे हैं वो क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, और जो उस क्लास को देख लेंगे ये सारे क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ करिएगा आप लोग कि टॉप 500 MCQ देखने के साथ इसको देखना ही है। इसके साथ जो 100 यानी 1000 MCQ सीरीज था ना, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम इजी पोर्शन लेके चले हैं और इसमें हम मीडियम को लेके चले हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक है। सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग और अपने ग्रुप वालों को बुलाइए। क्या है आपका, अब देखिए हम बता दे रहे हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब कि अब देखेंगे टाइम भी आप लोगों के लिए कम बताए ना, क्योंकि एग्जाम से 1-2 दिन पहले तो आपको रिवीजन करना ही है। नहीं तो मेरा प्लान था कि न्यूमेरिकल लाने का, ठीक है, और स्टील का न्यूमेरिकल का सेशन और एस्टीमेट का न्यूमेरिकल का सेशन। तो ज़्यादा तो नहीं आएंगे न्यूमेरिकल, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आएंगे, क्योंकि आपका पर क्वेश्चन टाइम ज़्यादा मिल रहा है। तो मेरा दिमाग कह रहा है कि आएंगे, दिल भी कह रहा है, दिमाग भी कह रहा है कि क्वेश्चन आएंगे, लेकिन टाइम का थोड़ा है ना। तो चलिए देखते हैं, लाएंगे तो बताएंगे। बताइएगा आप लोग एक सेशन न्यूमेरिकल का सिर्फ लाया जाए कि नहीं, आपका स्टील का और एस्टीमेट का। और सेशन को शेयर कर दीजिए, सबको बुलाइए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पृथ्वी का धरातल ऊबड़ खाबड़ हो तो मृदा खुदाई की सही मात्रा किस मेथड से ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन को समझिएगा, यदि पृथ्वी का धरातल ऊबड़ खाबड़ हो तो मृदा खुदाई की सही मात्रा किस मेथड से ज्ञात की जाती है। ए आपका है एवरेज ऑर्डिनेट मेथड, है ना, यानी औसत कोटि नियम से। बी का रहा है मिड ऑर्डिनेट नियम। सी का रहा है आपका ट्रेपेजॉइडल नियम। और डी क्या कर रहा है, सिम्पसन नियम। बताइए, सिंपल सा है कि हमको क्वांटिटी ऑफ अर्थ निकालना है, जबकि जो सरफेस है ना वो कैसा है, आपका ऊबड़ खाबड़ है। तो क्वांटिटी ऑफ अर्थ निकालने के लिए ऊबड़ खाबड़ सरफेस पे किस नियम का यानी किस फार्मूले का यूज़ करके हम लोग निकालते हैं। तो सबको पता है ना, ऊबड़ खाबड़ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिम्पसन का, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे हम, सिम्पसन का, सही है। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेंगे, जो क्वेश्चन यानी पूछने लायक नहीं रहेगा उसको हम नोट करेंगे, ओके। शेयर कर दिए सब लोग। दिलीप आए हैं, शिवम, विशाल, ऋतुराज, बताइए भाई, कंचन, शैलेंद्र, बताइए, सोनम, सब लोग आ गए। शेयर कर दिए, सबको बुलाइए भाई। लास्ट क्लास है आज, तो सब लोग रहे। हर मतलब कि क्या होता है, टीचर का ख्वाहिश होता है ना लाइव आना, अपने बच्चों से बात करना। अब आप लोगों के साथ लग नहीं रहा हम बात कर पाएंगे, है ना। देखते हैं कब आते हैं लाइव। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, कह रहा है लीड और लिफ्ट कितना होता है। लीड और लिफ्ट कितना होता है, सबको पता है। क्वेश्चन क्या है आपका, लीड और लिफ्ट कितना होता है। तो लीड होता है आपका 30 मीटर और लिफ्ट कितना होता है, 1.5 मीटर, है ना। 30 मीटर और 1.5 मीटर, सही है। अगला क्वेश्चन है आपका है कि ड्राइंग में सम्मिलित न की जाने वाली सूचना आकलनकर्ता को किसके माध्यम से दिया जाता है। कह रहा है ड्राइंग में, एक क्वेश्चन अच्छा है, ड्राइंग में सम्मिलित न की जा सकने वाली सूचना, सम्मिलित न की
जा सकने वाली न की जा सकने वाली सूचना, सम्मिलित न की जा सकने वाली सूचना किसके माध्यम से संप्रेषित की जाती है? किसके माध्यम से दिया जाता है ना। शुद्ध हिंदी लिखने की क्या ज़रूरत है, दिया जाता है। ये आपका एक क्या है, स्पेसिफिकेशन, कवर नोट, स्पेसिफिकेशन, बी हो जाएगा आपका कवर नोट। सी क्या मिल जाएगा आपको, सी मिल जाएगा प्रोग्रेस चार्ट, और डी क्या मिल जाएगा, ऑल ऑफ एबव, है ना। किसके माध्यम से दी जाती है, तब जानते हैं किसके माध्यम से, स्पेसिफिकेशन के माध्यम से, है ना। अब स्पेसिफिकेशन दो प्रकार के होते हैं, पिछले वीडियो में बताए थे, है ना। एक जनरल स्पेसिफिकेशन, एक क्या होता है आपका डिटेल स्पेसिफिकेशन। अगला क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ कह रहा है फिर वही लीड लिफ्ट वाला क्वेश्चन दे रहा है। कह रहा है कि उपयोग करने से, देखिए कि उपयोग करने से, उससे पहले क्वेश्चन आपके लिए है कि रोड का अर्थवर्क ज्ञात करने के लिए कितने मेथड का यूज करते हैं, है ना। अब जनरली बताइए आपके सिलेबस में कितना है तो कई मेथड, लेकिन आपके सिलेबस में कितना है ना। रोड का अर्थवर्क ज्ञात करने के लिए कितने मेथड का यूज करते हैं बताइए। कह रहा है के उपयोग से कहाँ गया, के उपयोग से करने से डैश है, के उपयोग करने से, बताइए कितने मेथड है। के उपयोग करने से हम ज़्यादा मात्राओं की गणना से बचते हैं, हम ज़्यादा मात्राओं की गणना से बचते हैं, जो किनारों को 2 बार लेने से ज़्यादा हो जाती है, जो किनारों को 2 बार लेने से ज़्यादा हो जाती है, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ क्वेश्चन यही डैश है, ये है आपका मध्य रेखा माप, बी है आपका मिड सेक्शन मेथड, ठीक है। सी क्या कर रहा है आपका बे मेथड, है ना। और डी क्या होता है आपका ट्रेपेजोइडल मेथड। कितने होते हैं बताइए तो भाई, मिड सेक्शनल एरिया मेथड और मिड डेप्थ मेथड, है ना। उसी में आ जाएगा आपका ट्रेपेजोइडल मेथड भी एक होता है ना। और अर्थवर्ग ज्ञात करने के लिए सिंपसन भी तो नियम लगाते हैं, तो इतना का यूज नहीं है। जनरली हम कितने जानते हैं, मिड डेप्थ मेथड, मिड सेक्शनल एरिया मेथड, यही 2 ऑप्शन में मिलेंगे। और ट्रेपेजोइडल भी कर सकते हैं, प्रिज्मोइडल भी आता है ना, कई मेथड होते हैं, लेकिन मिड सेक्शनल मेथड और मिड डेप्थ मेथड ये आपका एग्जाम में आने वाला है। तो क्या होता है आपका मिड सेक्शन विद, यानी क्या होता है ना, मिड सेक्शन का यूज करके हम क्या कहते हैं, ज़्यादा मात्राओं के कैलकुलेशन से बचते हैं। कहने का मतलब है यदि हम मिड सेक्शन मेथड लगाएं और मिड सेक्शनल एरिया मेथड लगाएं, है ना। हम बताए थे ना मेन 2 ये मिड सेक्शन मेथड और मिड डेप्थ मेथड, ठीक है। तो क्या होता है, मिड डेप्थ मेथड से थोड़ा बहुत क्वांटिटी क्या आता है, अधिक आता है, और मिड सेक्शन मेथड से क्वांटिटी क्या आता है, कम आता है। तो हम ज़्यादा मात्रा कैलकुलेशन से बचते हैं मीन सेक्शन मेथड से, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाँ अगला क्वेश्चन ज़्यादा न्यूमेरिकल दे जाए,
ठीक है, चलिए बताइए। अब नहर में ज़्यादा नंबर क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन। तो एक दस्तावेज जिसमें, क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है एक दस्तावेज जिसमें उनके वर्तमान दरों के साथ काम के सभी सामानों का विस्तृत विवरण शामिल है को क्या कहा जाता है? सबको पता है ना, क्या कहते हैं बताइए? एनालिसिस ऑफ रेट, टेंडर, शेड्यूल ऑफ रेट या क्यूबिक रेट एस्टिमेट? बताइए। कह रहा है एक दस्तावेज जिसमें उनके वर्तमान दरों के साथ काम के सभी सामानों का विस्तृत विवरण शामिल होता है, क्या कहा जाता है? एनालिसिस ऑफ रेट, शेड्यूल ऑफ रेट और टेंडर या क्यूबिक रेट एस्टिमेट? क्या कहते हैं? शेड्यूल ऑफ रेट। सही है ना? क्या कहते हैं? शेड्यूल ऑफ रेट। शाबाश, सबका आंसर सही आ रहा है। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो घर में होता है ना विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन कितना लिए होता है, कितना % होता है? इलेक्ट्रिफिकेशन कितना होता है? बिल्डिंग एस्टिमेट का इलेक्ट्रिफिकेशन कितना होता है, कितना लगता है? तो एस्टिमेट का कितना लगता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितना लगता है? 8% लगता है ना। टोटल एस्टिमेट का कितना लगेगा आपका? 8%। सही है ना? एक क्वेश्चन बताइए। कह रहा है नींव खुदाई में साधारणतया प्रतिदिन प्रति मजदूर कितना कार्य कर सकता है ना? जैसे हम देखे थे ब्रिक वर्क, पीसीसी वर्क, आरसीसी वर्क देखे थे, ब्रिक वर्क, सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क, सब स्ट्रक्चर देखे थे। अब टाइम नहीं, उसको रिवीजन नहीं कराना। ये बताइएगा कि साधारण हमको मृदा खोदना है तो एक मजदूर एक दिन में कितना घन मीटर खुदाई करेगा? तो जनरली कितना होता है? यदि सामान्य खुदाई है तो 2.27 घन मीटर। कितना होगा आपका? 2.27। ठीक है, 2.27। और कठोर मृदा है तो 2.1। ठीक है, यदि सामान्य मृदा है, सामान्य मृदा 2.27, कठोर मृदा 2.1, एक क्यूबिक मीटर। ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका? क्यूबिक मीटर। सही है ना? ज़्यादा कठोर में कितना हो जाएगा? 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, मतलब एक कम कठोर है, एक होता है आपका ज़्यादा कठोर। ज़्यादा कठोर में कितना हो जाएगा? 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। क्या रखना है? इसको याद रखना है। ठीक है, अब कह रहा है कि बिल्डिंग एस्टिमेट निकालने की कितनी विधि है? ए दे रहा है आपका लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, 2 दे रहा है, 2 क्या दे रहा है? दूसरा दे रहा है सेंट्रल लाइन मेथड और तीसरा दे रहा है क्रॉसिंग मेथड। ऑप्शन चौथा दे रहा है ऑल ऑफ एबव, यानी सभी के सभी हैं, है ना? सभी के सभी होते हैं। ठीक है, सही है ना? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला कह रहा है, वही कह रहा है पीडब्ल्यूडी में किस मेथड का यूज़ करते हैं? बताइए, इसको तो कई बार बता चुके हैं। पीडब्ल्यूडी में किस मेथड का यूज़ करते हैं? पीडब्ल्यूडी में किस मेथड का यूज़ करते हैं? किस मेथड का? लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, है ना? किस मेथड का यूज़ करते हैं हम लोग? लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। बालू भराई को किस में किया जाता है? इन स्क्वायर मीटर। बालू भराई यानी सैंड फिलिंग का जो कार्य होता है फर्श में, उसको किस में मेजर करते हैं? क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर, क्विंटल में, या फिर किसी में भी नहीं? बताइए, बालू भराई को किस में मेजर करते हैं? जल्दी बताइए। बताइए, किस में करते हैं लोग? क्यूबिक मीटर। आसान क्वेश्चन है ना? सबसे विश्वसनीय एस्टिमेट क्या है? सबको पता है, बच्चे को, है ना? क्या है आपका? डिटेल एस्टिमेट। ठीक है, क्या है आपका? डिटेल एस्टिमेट। अगला क्वेश्चन समझिएगा। हाँ, कह रहा है कि जब एस्टिमेट बनाते समय, कह रहा है कि एस्टिमेट बनाते समय निम्न में से कौन सी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है? एस्टिमेट बनाते समय किन चीज़ को ध्यान में रखा जाता है? एस्टिमेट बनाते समय
एस्टिमेट बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? और एक बात बता दीजिएगा कि टाइम कम है ना, तो क्या न्यूमेरिकल का सेशन लेके आए कि नहीं? ठीक है, आप कमेंट कर दीजिएगा। और जितने लोग पीडीएफ नहीं मिले हैं जल्दी से जल्दी हमको मैसेज कर दीजिए। हम बता रहे थे ना कि टेलीग्राम पे नहीं जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारे सोशल साइट, या फिर आप चले जाइए अबाउट सेक्शन में, है ना। जल्दी जल्दी एसएमएस करिए, पीडीएफ हम आपको भेज दें, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और बता दीजिए हम न्यूमेरिकल लाएँ कि नहीं, स्टील का और एस्टिमेट का। एटलीस्ट कम से कम तो आपको स्टील का न्यूमेरिकल तो पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। स्टील का पढ़ना चाहिए। कह रहा है, हाँ क्या कह रहा है, एक अनुमान बनाते समय निम्न में से कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है? सामग्री की उपलब्धता, निर्माण स्थान की जगह, सामग्री की उपलब्धता, ए बी क्या है आपका, जगह, जहाँ काम होगा वो जगह, श्रमिकों की उपलब्धता, श्रमिकों की उपलब्धता, और डी क्या है आपका, सभी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में सभी, है ना। अब एस्टिमेट बनाएंगे ऐसे वहाँ मटेरियल ना लगा दीजिए कि मिले ही ना, या फिर ऐसे जगह पे हम लोग एस्टिमेट बनाते समय ऐसे जगह काम ना करें वहाँ कुछ, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह या फिर गाड़ी वगैरह, इन ट्रांसपोर्ट का ही सुविधा ना हो, तो जगह भी ख़राब है, उसको भी ध्यान रखना है। श्रमिक, अब ऐसे जगह हम ना बना दें कि वहाँ जहाँ श्रमिक ही ना मिले, तब क्या होगा, कौन करेगा? इंजीनियर नहीं ना, लेबर करेगा, है ना। लेबर अब इंजीनियर तो बनेगा नहीं, वहाँ मजदूरी करने के लिए श्रमिक चाहिए। तो ऐसे जगह पे हमको सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है आकस्मिक व्यय कितना लिया जाता है? बताइए तो, आकस्मिक व्यय कितना लिया जाता है? आकस्मिक व्यय टोटल एस्टिमेट का कितना परसेंट होता है? ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे स्क्रैप वैल्यू कितना होता है, सैल्वेज वैल्यू कितना होता है, और ठेकेदार का चार्ज, वाटर चार्ज, इलेक्ट्रिक का चार्ज, आकस्मिक व्यय कितना होता है। इसमें से को दो क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। तो आकस्मिक व्यय टोटल कास्ट का कितना होता है? 3 से 5%, है ना। आकस्मिक व्यय टोटल कास्ट का कितना होता है आपका? 3 से 5%। सही है। अगला समझिएगा, कह रहा है किसको हम लोग प्लिंथ एरिया में शामिल नहीं करते हैं? तो सबको पता है ना, हम ऑप्शन 9 ही बोले तो आपको पता चल गया होगा। किसको हम प्लिंथ एरिया में शामिल नहीं करते हैं? तो आंगन को, कोर्टयार्ड को नहीं करते हैं, ठीक है। क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? कोर्टयार्ड को हम लोग प्लिंथ एरिया में शामिल नहीं करते हैं, ओके। ये बताइए तो, दीवारों के मध्य के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? दीवारों के मध्य के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, बताइए। दीवारों के मध्य के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फ्लोर एरिया, है ना। दीवारों के मध्य के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं हम लोग? फ्लोर एरिया, यानी फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ टी जंक्शन होता है वो लंबाई में कितने लंबाई को घटाते हैं? तो एस्टिमेट के बताए थे 2-3 क्लास पहले, जहाँ टी जंक्शन होता है उस दीवार की मोटाई का आधा घटाते थे। एल जंक्शन पे कुछ नहीं घटाते हैं, और क्रॉस जंक्शन पे दीवार की मोटाई के बराबर। टी जंक्शन पे दीवार की मोटाई का आधा, है ना। दीवार की मोटाई का आधा क्या करते हैं हम लोग? घटा देते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ वही क्वेश्चन अभी जो बता रहे हैं, कह रहा है। अब बताइए, कह रहा है ना कि एस्टिमेट निकालने के कौन सी तीव्र विधि है, यानी जल्दी कौन सा मेथड है आपका, लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड या फिर सेंटर लाइन मेथड। तीव्र मेथड कौन सा है, लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड या फिर सेंटर लाइन मेथड। बताइए फटाक से, तीव्र मेथड कौन सा है। कौन सा आपका, सेंटर लाइन मेथड है ना। क्या है आपका, सेंटर लाइन मेथड, सबको पता है। देखो सेंटर लाइन मेथड में एक बार सेंटर टू सेंटर लेंथ ज्ञात करिए, चौड़ाई गहराई से गुणा करते हुए निकल जाइए। लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल में लिखना पड़ेगा लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल, फिर उसमें 2-4 और वाल आ जाएंगे, सब वाल को बारी बारी से लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है आपका, सेंटर लाइन होता है, तीव्र मेथड होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि यदि रेट का मान 5% से अधिक बढ़ जाता है तो कौन सा एस्टिमेट हम बनाते हैं। सबको पता है ना, जब रेट 5% से अधिक बढ़ जाता है मटेरियल का, तब कौन सा एस्टिमेट बनाते हैं हम लोग, रिवाइज एस्टिमेट। ठीक है, इसी लैंग्वेज में लिखा है, क्या बनाते हैं हम लोग, रिवाइज एस्टिमेट बनाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक निर्माण के पूरा होने के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं की कुल मात्रा को दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन एक निर्माण के, निम्नलिखित में से कौन एक निर्माण के, निम्नलिखित में से कौन एक निर्माण के पूरा होने के लिए निर्माण के पूरा होने के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं की कुल मात्रा को दर्शाती है, वस्तुओं की कुल मात्रा को दर्शाती है, कुल मात्रा को दर्शाती है। कह रहा है ए हो जाएगा आपका बार वेंडिंग शेड्यूल, BBS, है ना। बी क्या हो जाएगा आपका, मटेरियल स्टेटमेंट, क्या हो जाएगा आपका, मटेरियल स्टेटमेंट। सी क्या हो जाएगा, वर्क चार्ज स्टेब्लिशमेंट, और डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। बताइए क्या होगा आपका, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक निर्माण के पूरा होने के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं की कुल मात्रा को दर्शाती है। बार बेंडिंग शेड्यूल, मटेरियल एस्टिमेट, वर्क चार्ज स्टेब्लिशमेंट और ऑल ऑफ एबव। बताइए फटाक से। क्या होता है आपका इसमें, मटेरियल स्टेटमेंट, है ना। और मटेरियल स्टेटमेंट क्या होता है कि जब हम एस्टिमेट बनाते हैं ना, तो हर आइटम का, कहने का मतलब है जब हम PCC ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे PCC वर्क, उसमें लिखेंगे सीमेंट इतना, सैंड इतना, एग्रीगेट इतना, तो उसी के साथ हम क्या लगा देंगे, मटेरियल स्टेटमेंट लगा देते हैं अलग से, उसमें मतलब अलग से एक पेज लगाए रहते हैं। यानी प्रत्येक आइटम का, है ना, प्रत्येक आइटम में कितना आपका मटेरियल लग रहा है उसको आइटम के साथ साथ हम उसको लगाते जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं PCC में लगेगा 20 बैग सीमेंट और छत में लगेगा 50 बैग सीमेंट। अब समझिएगा, तो 20 और 50, अभी तो बहुत है, एग्जांपल ले रहे हैं, 20 और 50 70 बैग सीमेंट एक ही साथ थोड़ी मंगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे ना। वो सीमेंट जाते जाते पता नहीं कब तक जाएगा, छत तक ख़राब हो जाएगा। इसको लगाने से क्या होता है, ये फ़ायदा होता है, कितना हमको, जैसे कि 1 महीना के अंदर कहाँ तक हम पहुँच जाएंगे भाई, 1 महीना के अंदर हम लिंटर तक पहुंच जाएंगे, तो लिंटर तक देख लेंगे कितना मटेरियल लग रहा है, उतना हम मंगा के काम चलाएंगे अपना, समझ रहे हैं।
तो इसका फ़ायदा होता है मटेरियल स्टेटमेंट का, हर आइटम के साथ ये लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न, अच्छा क्वेश्चन है, विभिन्न मोटाई वाली दीवारों तथा, क्वेश्चन है आपका विभिन्न मोटाई वालों दीवारों तथा विभिन्न मोटाई वाले दीवारों तथा, कहाँ गया, दीवारों तथा नींव के विभिन्न स्तर के लिए तथा नींव के विभिन्न स्तर के लिए निम्न में से कौन सी आकलन की विधि उपयुक्त है? निम्न में से कौन सी आकलन की विधि उपयुक्त है? ए क्या मिल जाएगा आपका, ए मिल जाएगा लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल, लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल। बी हो जाएगा आपका सेंटर लाइन मेथड। सी क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा पार्शली सेंटर लाइन एंड पार्शली लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड। पार्शली सेंटर लाइन, भावनाओं में नहीं बहाना है आपको, पार्शली का स्पेलिंग गलत होगा, ठीक है। पार्शली लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड, ठीक है। डी क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए किस मेथड का यूज हम करेंगे? क्या बताइए, उसका होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पार्शली सेंटर लाइन एंड पार्शली लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड, ठीक है। तो आप लोग का पता होगा, आप ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए होंगे, बता दे रहे हैं, चलिए बता दे रहे हैं। कहने का मतलब है ना, विभिन्न मोटाई वाले दीवारों, है ना, तो समझिएगा एक क्या है आपका, मान लेते हैं दीवार, है ना, जिसकी मोटाई कितनी है 30 सेंटीमीटर। इसके बीच में एक पार्टीशन वाल लगा दिए जिसकी मोटाई कितनी है 10 या फिर 20 सेंटीमीटर, है ना। तब इसमें हम सेंटर लाइन नहीं लगाएंगे टोटली, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ से यानी बाहर वाली दीवारों के लिए क्या लगा देंगे हम, सेंटर लाइन, यानी सबका सेंटर लाइन, इसके लिए हम सेंटर लाइन लगा लेंगे और इसके लिए हम क्या लगा लेंगे, लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड, है ना। इसी तरह एक और दीवारें मान लेते हैं जिसके लिए इन दोनों के लिए लगा लेंगे हम शॉर्ट वाल मेथड या लॉन्ग वाल। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई जो इसके बीच में जो दीवार था ना वो भी 30 ही मीटर का था, 30 सेंटीमीटर का, ये भी दीवार 30 मीटर का है, 30 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब दिख रहा है आपको ये सारे के सारे 30 सेंटीमीटर, लेकिन इन दोनों के बीच में एक दीवार आ गया 20 सेंटीमीटर का। तब इन सारे के सारे कैसे निकालेंगे, सेंटर लाइन मेथड से। लेकिन जो एक डिफरेंट वाला है ना उसको हम निकालेंगे लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड से, है ना। पहला हो गया विभिन्न मोटाई वाले दीवारों तथा विभिन्न स्तर के लिए, नींव के विभिन्न स्तर के लिए। कहने का मतलब है इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो कैसे मिलेगा, मान लेते हैं ऐसा मिल गया 30, 40, 50, 80, ठीक है, समझिएगा। जबकि इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे 20 वाला तो कैसे मिलेगा 30, 40, 50, और समझिएगा कहने का मतलब इसका मिल गया आपका 30, 40, 50 और 80। इसका कैसे मिला है, 20 वाला है ना, 20, 30, 40 और 70, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका जीएल यहाँ है, ठीक है, इसका जीएल यहाँ है और इसका जीएल कहीं यहाँ मिल गया, है ना। अब जीएल भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है।
कहने का मतलब है, समझिएगा, ऐसा कंडीशन है तब भी हम दोनों मेथड का यूज करेंगे। और यदि बीच वाली जो दीवार है ऐसा, ये भी 30 ही का है, यानी इसको भी हम 30 कर दिए, 40 कर दिए, 50 कर दिए और 80 कर दिए, सेम सेम। लेकिन इसका GL यहाँ है, इसका GL यहाँ है, इसका PL यहाँ है, इसका PL यहाँ है ना, यानी क्या आपका है ना, नींव के विभिन्न स्तर के लिए है ना, क्या है कि डिफरेंट स्तर आ जाएगा प्रत्येक वाल का, तो वहाँ भी हम क्या लगाएंगे, दोनों को कंबाइंड रूप से लगाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्या हो जाएगा आपका, हाँ कह रहा है एल जंक्शन पे कटौती करते हैं कि नहीं करते हैं, तो एल जंक्शन पे कटौती नहीं करते हैं, सबको पता है ना, एल जंक्शन पे कटौती हम नहीं करते हैं। ठीक है, बताइए तो स्टैंडर्ड जो बुक होता है उसमें यानी बुकिंग आयाम का क्रम क्या होता है, जो बुकिंग डायमेंशन होता है उसका क्रम क्या होता है, लंबाई चौड़ाई मोटाई, लंबाई मोटाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई मोटाई, ऐसा बताइए तो क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई, बताइए क्या होता है। बताइए क्या हो जाएगा इसमें, लंबाई चौड़ाई और, बताइए लंबाई चौड़ाई हो जाएगा और मोटाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई मोटाई, या फिर ऊंचाई कर सकते हैं, ऊंचाई फिर मोटाई, कुछ भी कहिए। अगला समझिए, कह रहा है किसी परियोजना के निर्माण की लागत का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया कहलाती है, किसी परियोजना के निर्माण की लागत का मूल्यांकन करने की परियोजना कहलाती है। एस्टिमेट, कास्ट, वैल्यूएशन, सभी, बताइए। एस्टिमेटिंग, कास्टिंग, वैल्यूएशन, यानी एस्टिमेट ए, कास्टिंग बी, वैल्यूएशन सी और डी क्या है, सभी। कह रहा है किसी निर्माण के परियोजना किसी परियोजना के निर्माण की लागत का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या होता है आपका, एस्टिमेट होता है ना। मूल्यांकन करने की क्रिया क्या कहलाती है आपका, किसी परियोजना का मूल्यांकन करने की क्रिया क्या कहलाता है, एस्टिमेट कहलाता है। किसी संपत्ति का मूल्यांकन को हम लोग वैल्यूएशन कहते हैं, है ना। किसी परियोजना का मूल्यांकन कर रहे, बनाना हमको एस्टिमेट बना रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए। कह रहा है चिनाई कार्य में के लिए कटौती नहीं की जाती है। क्वेश्चन आपका है चिनाई कार्य में के लिए डैश के लिए कटौती नहीं की जाती है, कटौती नहीं की जाती है। ये हो जाएगा आपका 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर तक प्रवेश स्थान के लिए, 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर तक प्रवेश स्थान के लिए, प्रवेश स्थान के लिए। बी क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा 10,000 स्क्वायर सेमी तक प्रत्येक, एक ही बात लिखिए, क्या लिख रहा होगा, हाँ 1,000 स्क्वायर सेमी तक, 1,000 स्क्वायर सेमी तक, 1,000 स्क्वायर सेमी तक वाले प्रत्येक स्थान के लिए, तक वाले प्रत्येक, यहाँ भी वही है, प्रत्येक स्थान के लिए। ठीक है, और सी क्या है आपका 1800, क्या है आपका 1800
स्क्वायर सेमी तक वाले प्रत्येक स्थान के लिए, इंजीनियर की क्वालिटी है भाई स्टार्ट करने का, 1500 स्क्वायर सेमी तक स्थान के लिए। पता क्या होगा, तो क्या होगा है ना आपका 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर तक प्रत्येक स्थान के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी कटौती नहीं करते हैं। इससे अधिक के लिए हम क्या करेंगे, कटौती करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि एक इमारत है जिसका हमको क्या करना है, यानी एक इमारत है जिसका हम मापे हैं कुर्सी क्षेत्रफल। क्या मापे हैं, कुर्सी क्षेत्रफल, और प्लिंथ एरिया दर से गुणा कर दिए हैं। तो इस मेथड को कौन सा मेथड कहते हैं ना, यानी प्लिंथ एरिया मापे हैं यानी उसका हम निकालना है कास्ट, है ना। प्लिंथ एरिया मापे हैं, है ना, प्लिंथ एरिया मापे हैं और प्लिंथ एरिया रेट से गुणा कर दिए। तो इसे हम लोग कौन सा मेथड कहते हैं, क्यूबिकल रेट मेथड कहेंगे क्या, नहीं, क्या कहेंगे हम आप इसको प्लिंथ एरिया रेट मेथड, है ना। प्लिंथ एरिया सबसे आसान क्वेश्चन है। पेंटिंग किस में मापा जाता है, सबको पता है स्क्वायर मीटर में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। ये तो इसका क्वेश्चन है, पानी कितना परसेंट लिया जाता है, 1.5 से 2%, है ना। लेकिन अगर तो 2 नहीं रहेगा, पानी का चार्ज कितना लिया जाता है, 1.5 से 2%, लेकिन मैक्सिमम जनरली कितना ले लेते हैं हम लोग, 1.5%। 1.5 न दे तो आपको ऑप्शन मिलेगा 2, है ना, कितना मिलेगा, 2%। ठीक है, जैसे ठेकेदार का चार्ज कितना होता है बताइए, 10 से 15%, लेकिन माना जाता है जनरली 10%। अगला समझिएगा क्वेश्चन, कह रहा है प्लास्टर की मोटाई कितनी होती है, 12 mm, 25 mm, 40 mm, 6 mm। प्लास्टर की मोटाई कितनी होती है बताइए, कितना होता है, 12 mm, 6 mm, 25 mm और 40 mm। कितना होता है प्लास्टर की मोटाई, 12 mm। अब देखिए सारे के सारे क्वेश्चन रेट एनालिसिस के मिलेंगे, तो रेट एनालिसिस क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेट एनालिसिस में क्या है कि सब बता चुके हैं कि 100 घन मीटर में कितना, बताइए हम पूछ रहे हैं 100 घन मीटर को कंक्रीटिंग करना है तो कितना घन मीटर हम ड्राई मार्टर लेंगे, तो 152 लेंगे ना। 10 घन मीटर के लिए 15.2, 1 घन मीटर के लिए कितना ड्राई मार्टर लेंगे, 1.52, है ना। ब्रिक मशीनरी में 1 क्यूबिक मीटर में 500 ईंट लगते हैं, है कि नहीं। 1 क्यूबिक मीटर में जनरली कितना सीमेंट आता है, हम किसी ब्रिक वगैरह की बात नहीं करें, वैसे ही 1 घन मीटर में 30 बैग सीमेंट आता है ना। और 1 घन मीटर में कितना ड्राई मार्टर लगता है, ईंट चिनाई करते हैं तो 0.3 घन मीटर ड्राई मार्टर। तो ये सब कराने की जरूरत नहीं है, इसका थ्योरी पोर्शन ज़रूर देख लेंगे। अगर इसका रेट एनालिसिस का थ्योरी पोर्शन देखेंगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हम इसमें क्या क्या बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, RCC है, CC है, PCC है, ब्रिक वर्क है ना, फिर प्लास्टर वर्क है, DPC वर्क है, रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क, यहाँ तक का हम उसमें बताए हैं ना। अब बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, 10-15 मिनट का क्वेश्चन है, उसको पढ़ लेंगे ना। रेट एनालिसिस में कहीं से क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है, रेट एनालिसिस में क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, अगर तो उसको आप पढ़ लेते हैं तब। ठीक है, एक क्वेश्चन बताइए तो, करा है कि क्वेश्चन लेंदी दिया है ना, आप लोगों के लिए नहीं है वो, ठीक है। करे भवन में रहने योग्य भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, भवन को में रहने योग्य भाग का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, कारपेट एरिया, सर्कुलेशन एरिया, प्लिंथ एरिया, क्या कहलाता है, कारपेट एरिया। ठीक है, तब इसको आप ज़्यादा इसमें क्वेश्चन कराने वाला नहीं है, बाकी आप सब जानते हैं। ठीक है, जैसे हम पूछते हैं आपसे DPC को किस में मेजर करते हैं, सबको पता है, इसको कराने की ज़रूरत ही नहीं है। हम कहते हैं आपको 10 घन मीटर में कितना ईंट लगेगा, तो भाई आप जानते हैं ना 1 घन मीटर में 500 लगेगा, तो 10 घन मीटर में कितना लग जाएगा आपका, 500 × 10
यानी 5000 लग जाएगा। आसान है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, 12 घन मीटर 15 घन मीटर पूछ देगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है और इसका आंसर दे देना है। कह रहा है कि कार्निश को किस में मेजर करते हैं? कार्निश को किस में मेजर करते हैं बताइएगा। कार्निश को किस में मेजर करते हैं? कार्निश को मेजर करते हैं मीटर में, है ना, पर मीटर में पर मेजर करते हैं। ठीक है, कार्निश को मेजर करेंगे हम लोग पर मीटर से। तो ठीक है, अब हम रहने देते हैं क्लास को। एक दो क्वेश्चन और हैं जो लेंदी है, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि क्या है ना कि एक क्वेश्चन जैसे मिलेगा आपको, क्या क्वेश्चन है कि भाई जो अर्धवर्गाकार नाली होती है, एक तरफ रंग लेंगे तो दूसरे तरफ कितना से गुणा करना पड़ता है। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है ना, ये सब आउट ऑफ सिलेबस है, सब नहीं आने वाले हैं। तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और एग्ज़ाम बहुत ही केयरफुली देना है, समझिएगा। एग्ज़ाम देने के लिए कुछ नहीं करना है, मतलब डरना तो बिल्कुल नहीं है कि भाई मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव आ रहा है, पहली बार ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। कुछ नहीं करना है, माइंड को कॉन्स्टेंट करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है ना कि क्वेश्चन ही घुमाएगा वो, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या कहेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जामिनर वो चेक करता है कि उसके लैंग्वेज को पकड़ कैसे रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव यानी जो लिखने वाला होता है उसमें एग्जामिनर क्या होता है, उसमें देखता है कि आप उसको कैसे आप लिख रहे हैं। ठीक है, वो आपकी लैंग्वेज को देखना चाहता है कि इस वर्ड को, जैसे कि हम पूछते हैं रेट एनालिसिस क्या है, रेट एनालिसिस क्या है। ठीक है, रेट एनालिसिस क्या है, तो लिखेंगे ना रेट एनालिसिस करके पर क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर निकालते हैं। यानी इसको पूछ के एग्जामिनर देखना चाहता है कि इसको आप कैसे बता सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में एग्जामिनर कहता है कि तुम इसको, इसकी लैंग्वेज को समझो और बताओ कि लैंग्वेज तुमको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो कहेगा कि पर क्यूबिक पर यानी पर यूनिट रेट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ऐसा कुछ उल्टा सीधा लिखेगा, इसमें आपको पकड़ना होगा। तो जितने लोग क्लास किए ना उतना है कि आप लोग कर लेंगे। लेकिन सही बात है, पहली बार ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो आपके थोड़ा बहुत तो डर लगना है, लेकिन डरना नहीं है। जितने लोग हैं सब लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है भैया हमारा आपका सफ़र यहीं तक हो। ठीक है, लेकिन समझिएगा कभी भी ना आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर याद करिएगा। ठीक है, किसी भी रिलेटेड है, क्योंकि इतना तो मानना पड़ेगा ना, अभी आप लोग डिप्लोमा से निकल कर जब प्रिपरेशन करने जाएंगे, और हम क्या है कि जेई का प्रिपरेशन तो कई बहुत सालों से कर रहे हैं। ठीक है, सदियों से नहीं कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं। तो है ना, जेई की तैयारी के मामले में कुछ ना कुछ तो ज़्यादा अनुभव आपसे मेरे पास है, इतना तो मानना पड़ेगा। तो कहीं भी कोई दिक्कत हो, ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो एक बार ज़रूर हमसे डिस्कशन कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। जैसे बहुत आजकल कोर्स वगैरह भी बेच रहे हैं लोग, है ना, तो कोई भी कोर्स खरीदने से पहले उसको ज़रूर पूछ लीजिएगा, इसका हम कोर्स खरीदने जा रहे हैं या फिर यहाँ कोचिंग करने जा रहे हैं तो क्या है ना। कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। मेरे अंदर क्या है कि हम उसके बारे में जानते रहेंगे तो बताते नहीं, तो कह देते हैं हमको नहीं पता है। ठीक है, जैसे कि आप हमसे पूछ लेंगे पॉलिटेक्निक कर लिए सर, बीसीए करने एमसीए करने जाएंगे नहीं, तो हमको पता ही नहीं वो एरिया बारे में बीसीए एमसीए करके होता क्या है, तो हम बताएंगे ही नहीं। ठीक है, बाकी जो जेई की तैयारी करेंगे, कोई भी जैसे बुक वगैरह कोई खरीदना हो, है ना, तो जैसे कि बुक खरीदना होगा तो आप हमसे एक बार पूछ लेंगे कि सर ये वाला बुक खरीदें कि नहीं खरीदें। तो हम तो बहुत बुक पढ़े हैं ना, तो हम आपको बता सकते हैं कि ये वाला बुक नहीं खरीदना है क्योंकि इसमें आंसर ज़्यादा गलत दिए हैं, या फिर अभी नहीं खरीदना है, वो वाला बुक खरीदना है लेकिन अभी नहीं खरीदना है, उसके पहले आपको ये बुक पढ़ना पड़ेगा, तब ये आपके लिए फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपको दिक्कत होंगे तो आप हमको याद करिएगा। ठीक है, हम बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है, और साथ तो कभी नहीं छूटने वाला है ना। बट डिप्लोमा में साथ यहीं तक है, अभी तो साथ बहुत आगे तक जाएगा, है ना। अभी देखिए अब क्या क्या अभी लाने वाले हैं आप लोगों के लिए स्पेशल। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।